वीडियो कॉन्फ्रेंस से मध्य प्रदेश में किसानों से वार्तालाप का ढोंग और प्रपंच कर रहे हैं। सच्चाई यह है साथियों कि हिमालय की चोटी से भी ऊंचे अहंकार में डूबी मोदी सरकार के हाथ 24 अन्नदाताओं के खून से सने, जो किसान 21 दिन से हाड़ तोड़ती सर्दी में लाखों की संख्या में राजधानी दिल्ली के चारों ओर न्याय की गुहार लगा रहे हैं। मोदी सरकार अब ईस्ट इंडिया कंपनी से भी बड़ी व्यापारी कंपनी बन गई है, जो किसान की मेहनत की गंगा को मैली कर मुट्ठी भर पूंजीपतियों को पैसा कमवाने को आमादा है। मोदी सरकार को किसान से छल, कपट, ढोंग और प्रपंच बंद करना चाहिए। प्रधानमंत्री जी 3 खेती विरोधी काले कानूनों की दीवारों की दरार को सरकारी दुष्प्रचार और झूठे इश्तिहारों से ढकना चाहते हैं। ऐसा नहीं है कि भारतीय जनता पार्टी ने इन काले कानूनों के क्रूर प्रहार से पहली बार देश के किसानों पर वार किया हो। सत्ता संभालते ही एक के बाद एक मोदी सरकार ने पूंजीपतियों पर सारे संसाधन वार कर किसानों पर प्रहार किया है, और आज देश को यह जानना आवश्यक है। पहला वार 12 जून 2014 का यह पत्र है, जब मोदी सरकार ने सारे राज्यों को पत्र लिखकर फरमान जारी किया कि अगर किसानों को फसल पर बोनस दोगे तो फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया फसल की खरीद उन राज्यों से नहीं करेगी। यह पहला वार था। दूसरा वार दिसंबर 2014 में मोदी सरकार ने किसानों की भूमि के उचित मुआवजा कानून को खत्म करने के लिए अध्यादेश लेकर आई, और एक के बाद एक 3 अध्यादेश तब भी लाई, ताकि किसानों की जमीन आसानी से छीनकर औने पौने दामों में बेची जा सके। राहुल गांधी जी, कांग्रेस और विपक्षी दलों के संघर्ष के बाद यह बात रुक पाई। तीसरा वार मोदी जी सत्ता में आए थे ये कहकर कि लागत पर 50% मुनाफा दूंगा किसान को फसल का, पर तीसरा वार किया फरवरी 2015 में, जब नरेंद्र मोदी सरकार ने शपथ पत्र दिया सुप्रीम कोर्ट में और यह कहा कि किसान को लागत पर 50% मुनाफा कभी नहीं दिया जा सकता, क्योंकि उससे बड़े बड़े व्यापारियों के बाजार भाव बिगड़ जाएंगे। मैं एक लाइन उस शपथ पत्र की पढ़कर बताऊंगा। इट इज रीआइटरेटेड that MSP is recommended by CACP on objective criteria considering variety of relevant factors. Hence, prescribing an increase of at least 50% on cost may distort the market. ये कहा कि बाजार खराब हो जाएगा। चौथा वार 2016 के खरीफ सीजन में बड़े शानो शौकत से प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना लेकर आए। उसकी सच्चाई यह है साथियों कि 2016 से 2019 तक जितना बीमा प्रीमियम दिया गया उस पर 26,000 करोड़ रुपया इन बीमा कंपनियों ने मुनाफा कमाया। यह किसान बीमा योजना नहीं, यह प्राइवेट बीमा कंपनी मुनाफा योजना बन गई। पांचवां वार आज मोदी जी खेत के कर्ज के लोन वेवर की चर्चा कर रहे थे, पर जून 2017 में संसद में मोदी जी के वित्त मंत्री माननीय अरुण जेटली जी ने कहा कि भारत सरकार किसान का कर्ज माफ नहीं कर सकती। एक फूटी कोड़ी की राहत
किसान की कर्ज माफी की नहीं दे सकती। यूपीए कांग्रेस सरकार ने 72,000 करोड़ माफ किया, पर मोदी जी नहीं देंगे। 3,75,000 करोड़ मुट्ठी भर उद्योगपतियों का कर्ज माफ कर दिया जाएगा। विजय माल्या और छोटे मोदी, नीरव मोदी का कर्ज माफ होगा, पर देश के अन्नदाता किसान का नहीं। और छठा वार प्रधानमंत्री जी कहते हैं कि 6,000 रुपया किसान सम्मान निधि का दे रहे हैं, पर यह नहीं बताते कि पिछले 6 सालों में 15,000 रुपया प्रति हेक्टेयर अतिरिक्त टैक्स किसान पर लगा दिया। 25 रुपया लीटर तो अकेले डीजल के दाम में वृद्धि कर दी। डीजल के अलावा कीटनाशक से लेकर, ट्रैक्टर से लेकर, खाद से लेकर पहली बार देश के इतिहास में 5% से 18% तक जीएसटी लगा दिया, और इस प्रकार 15,000 रुपया प्रति हेक्टेयर उसकी जेब से निकाल लिया। एक तरफ आप किसानों की पॉकेट मार रहे हैं और दूसरी तरफ ऑटो का भाड़ा देने का स्वांग रच रहे हैं। और साथियों, इन 3 काले कानूनों के परिणाम, दुष्परिणाम तो मध्य प्रदेश की मंडियों से ही आने लगे हैं, और उन मध्य प्रदेश की मंडियों के कागज आज हम आपके पास लेकर आए हैं। प्रधानमंत्री और कृषि मंत्री आज जब मध्य प्रदेश की किसान को संबोधित करने का स्वांग रच रहे थे, तो काश वो मध्य प्रदेश की मंडियों का हाल तो जान लेते। मध्य प्रदेश में 269 सरकारी कृषि उपज खरीद मंडियां हैं। इस कानून के आने के बाद मध्य प्रदेश में 47 मंडियां बंद हो गई। मैं फिर दोहराता हूं, 47 मंडियां पूरी तरह से बंद हो गई, जहां एक पैसे का कारोबार नहीं हो पाया है। और यही नहीं, 143 मंडियां ऐसी हैं मध्य प्रदेश में जहां पर कारोबार होना तो दूर, 50% कारोबार बंद हो गया। ये वो लिस्ट है जो ई-नैम पोर्टल से हम निकाल कर लाए हैं, जो दिखाते हैं कि कारोबार 0 हो गया। इतना ही नहीं, मध्य प्रदेश में 1850 रुपए के समर्थन मूल्य का मक्का 810 रुपए में बिक रहा है मोदी जी, और बिहार में 900 रुपए में। काश अगर आप ये जान लेते। और एक रसीद है हमारे पास जो हम वहां से, ये है वो रसीद मध्य प्रदेश के उसी किसान की जिसे आप संबोधित कर रहे थे, और ये हम लेकर आए हैं झबुआ से। 510 रुपए में मक्का बिका है, 1850 रुपए क्विंटल का। ये आपके काले कानूनों का सबूत है। और साथियों, काले कानून आते ही किसान समर्थन मूल्य से कम बेचने पर मजबूर हो गया। यह हम नहीं कह रहे, एक निजी न्यूज एजेंसी ने हाल में ही 15 राज्यों की 291 मंडियों का सर्वे किया। उसमें पाया गया कि ये 3 काले कानून आने के बाद धान का समर्थन मूल्य यूपी में 47% गिर गया, गुजरात में 83% गिरा, कर्नाटक में 63% गिरा, तेलंगाना में 60% गिरा, और पूरे देश में 70% किसानों को धान का न्यूनतम समर्थन मूल्य नहीं मिला। इससे बड़ी झूठ और क्या होगी मोदी जी। और किसान को आप बात करते हैं दालों की। किसान को लूटने के लिए मोदी सरकार जब उनकी फसल आती है तो विदेशों से आयात करती है। इसके 2 उदाहरण मैं पेश करूंगा। मक्का के किसानों पर मोदी सरकार ने आघात करते हुए, जैसे ही मक्का की फसल इस बार आई तो इंपोर्ट ड्यूटी दलालों के साथ मिलकर 50% से घटाकर मक्का की इंपोर्ट ड्यूटी 15% कर दी। ऐसा क्यों किया आपने? क्योंकि 5 लाख मीट्रिक टन सस्ता मक्का विदेशों से मोदी जी ने मंगवा लिया, और हिंदुस्तान के मक्का पैदा करने वाले किसान का रेट
₹1850 से गिर के ₹700 हो गया। बता दीजिए ये सही है कि नहीं। और यही नहीं, दाल की बात करते थे तो वो भी सुन लीजिए। कांग्रेस ने यह साबित किया था कि साल 2016 में आपने 15 महीने में 37 से 41 रुपए किलो पर दाल मंगवाकर देशवासियों को ₹150 बिकवाकर 2.5 लाख करोड़ की लूट करवाई थी। और साल 2020-21 में तो हद हो गई है। साल 2020-21 में अब जब किसान की दालें आएंगी तो मोदी सरकार ने 30 लाख टन, चौंकिए मत, 30 लाख टन विदेशों से दाल मंगवाने का निर्णय कर लिया है। इससे बड़ा आघात किसान के ऊपर होगा क्या? और साथियों, एक सीधा सवाल मोदी जी से है। मोदी जी, प्रधानमंत्री मोदी मुख्यमंत्री मोदी की बात क्यों नहीं मानते? उससे किसान की सारी समस्या हल हो जाएगी, यही किसान की मांग है। मोदी की बात क्यों नहीं मानते? क्या इसका जवाब देश के किसान को देंगे प्रधानमंत्री जी? यह वो रिपोर्ट है वर्किंग ग्रुप की जो मुख्यमंत्री मोदी ने देश के पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह जी को सौंपी थी। यह है नरेंद्र मोदी मुख्यमंत्री गुजरात की रिपोर्ट। और इस रिपोर्ट के अंदर श्री नरेंद्र मोदी मुख्यमंत्री गुजरात ने लिखा है कि किसानों को न्यूनतम समर्थन मूल्य की कानूनी गारंटी देनी चाहिए। मुख्यमंत्री गुजरात श्री नरेंद्र मोदी ने लिखा है कि किसानों को न्यूनतम समर्थन मूल्य की कानूनी गारंटी देनी चाहिए। और मैं इस रिपोर्ट का वो पैरा आपको पढ़कर बताना चाहूंगा, पैरा B3। In respect of all essential commodities, we should protect farmers' interests by mandating, please note the word, by mandating through statutory provisions that no farmer trader transaction should be below MSP wherever prescribed. मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी ने साफ लिखा, रिपोर्ट में दस्तखत करके लिखा कि न्यूनतम समर्थन मूल्य का कानून बनाकर लागू करना चाहिए। आज जब देश के लाखों किसान प्रधानमंत्री मोदी से यही मांग करते हैं तो मोदी की बात क्यों नहीं मानते? और प्रधानमंत्री जी, किसानों को देशद्रोही बता अपमानित करना बंद कीजिए और माफी मांगिए। मनोहर लाल खट्टर जी किसानों को खालिस्तानी बताते हैं। पीयूष गोयल जी उनको नक्सलवादी बताते हैं। रविशंकर प्रसाद जी उन्हें टुकड़े टुकड़े गैंग बताते हैं। जेपी दलाल कृषि मंत्री हरियाणा किसानों को चीन और पाकिस्तान का एजेंट बताते हैं। कृषि मंत्री नरेंद्र तोमर जी उन्हें राजनीतिक कठपुतली बताते हैं। देश के अन्नदाता का यह अपमान मत करिए। देश का अन्नदाता आपकी गाली सुनने नहीं आया, वो अपनी आजीविका और रोटी मांगने आया है, न्याय मांगने आया है। प्रधानमंत्री को किसानों से माफी मांगनी चाहिए। वीडियो वार्तालाप कभी कच्छ में और कभी रायसेन मध्य प्रदेश में करने की बजाय सीमा पर बैठे किसानों से बात करिए। तीनों काले कानून वापिस करिए। यही राजधर्म है। राजहट छोड़िए, राजधर्म अपनाइए। कोई सवाल आप पूछना चाहें तो स्वागत है। हम हाथ जोड़कर देश के प्रधानमंत्री जी से आग्रह करते हैं कि उनकी सरकार के हाथ 24 किसानों के खून से सने हैं। कितने और किसानों की जान लेगी मोदी सरकार? कितने और किसानों को कुर्बानी देनी पड़ेगी मोदी सरकार की हठधर्मिता के आगे? देश का किसान देश की राजधानी में क्यों नहीं आ सकता? किससे पूछकर मोदी जी आपने ये 3 काले कानून रात के अंधेरे में अध्यादेश के माध्यम से बनाए थे? क्यों आपने ये कानून मोदी जी जबरन संसद में पारित करवाए थे? क्यों आप देश के अन्नदाता किसान और उसके बेटा और बेटी देश के जवान की हाय और पुकार नहीं सुन रहे? प्रधानमंत्री जी, आप इतने निष्ठुर क्यों हैं?
प्रधानमंत्री जी, आप इतने निर्दयी क्यों हैं, इतने निर्मम क्यों हैं? क्या आपको 1 और 2 डिग्री 0 डिग्री टेम्परेचर में कंप कपाता, न्याय मांगता, पीड़ित, पुकारता धरती की पुकार, क्या आप देश की सत्ता की अट्टालिकाओं में बैठे हुए प्रधानमंत्री को सुनती नहीं? हमारा उनसे हाथ जोड़कर अनुरोध है, कांग्रेस से दुश्मनी है तो मोदी जी जरूर निकालिए। आपको कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी जी से नफरत है तो हम सबको जेल भेज दीजिए, सब किसानों को जेल में भेज दीजिए, पर 3 काले कानून वापस ले लीजिए, यही वक्त की मांग है। तो दिक्कत यह है कि खुद डिलीवर नहीं कर पाए अपने वायदों को और मोदी सरकार ने इनको डिलीवर किया। मोदी सरकार ने रात के अंधेरे में 3 या 4 उद्योगपतियों के द्वारा लिखे गए कानून जबरन मंत्रिमंडल में पारित किए। क्या आदरणीय मोदी जी बताएंगे कौन से किसान संगठन ने इन काले कानूनों की मांग रखी थी? कौन से राजनीतिक दल ने मोदी जी को यह कहा था ये काले कानून पारित करिए? कौन से किसान विशेषज्ञ या कृषि विशेषज्ञ ने यह कहा था कि इन काले कानूनों को लेकर आइए? लॉकडाउन के दौरान चोरी छुपे, चोर दरवाजे से कॉरपोरेट्स के लिखे कानूनों को आपने मंत्रिमंडल में क्यों पारित किया? और जब कांग्रेस ने विरोध जताया, विपक्षी दलों ने विरोध जताया, तो लोकसभा और राज्यसभा में खास तौर से ध्वनि मत से बगैर बहुमत के इन कानूनों को क्यों पारित करवाया? और आज भी बहुमत का हवाला देकर 307 सांसदों का अहंकार जताकर आप किसानों से बातचीत करने से क्यों कतरा रहे हैं? अगर प्रधानमंत्री कच्छ जाकर 5 भाजपा कार्यकर्ताओं को किसान बताकर उनसे बात कर सकते हैं, अगर वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से भाजपा के कार्यकर्ताओं को किसान बताकर बात कर सकते हैं, तो दिल्ली के बॉर्डर पर बैठे किसानों से क्यों नहीं? और अगर सीखना है तो राजीव गांधी जी से सीख लीजिए। 402 सांसद थे राजीव गांधी जी के पास 1988 में, जब किसानों ने कहा कि वो दिल्ली कूच करेंगे और आएंगे। दिल्ली के सारे रास्ते राजीव गांधी जी ने खोल दिए थे, कांग्रेस सरकार ने। 1 लाख के करीब किसान 1 महीना तक राजपथ पर बैठा रहा। कांग्रेस की सरकार ने एक डंडा नहीं मारा, वाटर कैनन नहीं चलाया, सड़कें नहीं खोदी, मंत्रिमंडल समूह ने बात की और हल निकाला। हमारे पास 402 सांसद थे, आपके पास 307 हैं। कांग्रेस के पास संपूर्ण बहुमत था जब अन्ना हजारे जी का आंदोलन हुआ। हमने हमारे विरोधी होते हुए भी उनको रामलीला ग्राउंड से कांग्रेस का विरोध करने का अख्तियार दिया। पहली बार 73 साल के इतिहास में देश का अन्नदाता किसान, जिसका बेटा देश का जवान है, आपने चुनी हुई सरकार ने क्रेन लगाकर राष्ट्रीय राजमार्ग खोद दिए। खट्टर और दुष्यंत चौटाला ने मिलकर वहां बोल्डर्स और वहां सीमेंट और बजरी के ट्रक उल्टा दिए। किसान ने सड़कें नहीं रोकी हुई, ये सड़कें मोदी सरकार ने रोक रखी हैं। किसान तो शांति प्रिय तरीके से दिल्ली के अंदर आकर अपना विरोध जताना चाहता है। क्या बिगड़ जाएगा मोदी जी अगर वो रामलीला ग्राउंड या फिर जंतर मंतर या राजपथ पर बैठ जाएंगे? ये राजपथ पर नॉर्थ और साउथ ब्लॉक में जो आप बैठे हैं ना, ये उस किसान की बदौलत बैठे हैं। और जिस दिन देश का अन्नदाता किसान और उसका बेटा जवान दोनों सामने खड़े हो गए, तो सत्ता की अट्टालिकाओं में बैठे लोगों को धराशायी होने में देर नहीं लगती। किसान के कंधे पे बंदूक रखकर जो है किसानों को भड़का रहा है। आदरणीय मित्र, याद करिए जिस दिन ये अध्यादेश आए, श्री राहुल गांधी पहले व्यक्ति थे देश में जिन्होंने विरोध जताया। कांग्रेस पार्टी ने इन अध्यादेशों का घोर विरोध किया। फिर इन अध्यादेशों को मोदी जी संसद के अंदर लाए। लोकसभा में कांग्रेस और दूसरे विपक्षी दलों ने भरपूर विरोध किया। जब वहां बहुमत के आधार पर पारित करवा लिए, तो हमने राज्यसभा में माहौल बनाया। मोदी जी के मित्र भी कांग्रेस के साथ आकर खड़े हो गए। जब लगा ये कानून अब हार जाने वाले हैं, तो ध्वनि मत से जबरन
बगैर गिनती करवाए ये कानून पारित करवाए। क्या ये सही नहीं कि उसके बावजूद भी हमारे सांसद 3-3 दिन और 3-3 रात महात्मा गांधी की मूर्ति के नीचे विरोध में पड़े रहे, उन्हें सस्पेंड कर दिया गया। क्या यह सही नहीं कि राहुल गांधी जी ट्रैक्टर यात्रा लेकर पूरे पंजाब में गए, हरियाणा में गए, इन कानूनों का विरोध किया। आज भी कांग्रेस और विपक्ष किसानों के साथ है, पर हम 32 किसान यूनियनों की इस मांग का आदर करते हैं जब उन्होंने कहा कि अगर राजनीतिक दल यहां आएंगे तो भाजपा दुष्प्रचार करेगी, इसलिए हमने उनका आदर करते हुए उनकी बात स्वीकारी है। यह कांग्रेस बनाम भाजपा की लड़ाई नहीं है, यह विपक्ष बनाम सत्ता पक्ष की लड़ाई भी नहीं है, यह देश के 62 करोड़ लोगों की आजीविका की लड़ाई है। इस देश को मारिए मत। अगर अन्नदाता सामने खड़ा हो गया तो फिर राजगद्दी बच नहीं पाएगी, इसे चेतावनी मानिए। धन्यवाद। बात करें, आप ही गए भी थे खुद, ये बताइए कि लगातार कई दौर की बातचीत के बाद डेडलॉक बरकरार है, किसानों ने रिजेक्ट कर दिया प्रस्ताव, सरकार कह रही है कि तीनों कानून वापस नहीं लेंगे, तो समाधान कहां दिखेगा? जी आदरणीय साथी, आज भी सरकार का मंत्रिमंडल समूह मानता है कि इन कानूनों में 22 संशोधनों की आवश्यकता है। जो कानून बने और बनते ही जिसमें 22 संशोधन चाहिए तो वो कानून सही कैसे हो सकते हैं? मोदी जी, हमारी आपसे हाथ जोड़कर विनती है, विनम्र आग्रह है इस देश के अन्नदाता की ओर से, हट छोड़िए, 4 उद्योगपतियों का मुनाफा छोड़िए, 25 लाख करोड़ का खेती की उपज का कारोबार जो आप 4 आदमियों के हाथ में देना चाहते हैं, वो जिद छोड़िए, इन काले कानूनों को खत्म करिए। उसके बाद नए सिरे से किसान यूनियन को बुलाइए, उनसे बात करिए, स्टेक होल्डर्स को बुलाइए, उनसे बात करिए, राजनीतिक दलों को बुलाइए, उनसे बात करिए, फिर कोई कानून बनाइए। यही सही रास्ता है। वोट आप किसान को क्यों नहीं देते, सड़कों पर क्यों नहीं आंदोलन करती कांग्रेस की, क्योंकि अब तो बात खुल गई है। आदरणीय मित्र, पहली बात तो बातचीत हो ही नहीं रही। एक अंग्रेजी का मुहावरा है, मोदी सरकार कह रही है अवर वे और हाईवे, या हमारी बात मान लो, ये कानून लागू रहेंगे, और नहीं तो घर चले जाओ। क्या इस माहौल में बातचीत हो सकती है? जवाब नहीं में। किसानों ने क्या कहा? हम किसानों ने और दलों ने यही कहा, आपने किसी से राय ही नहीं ली, कोई चर्चा ही नहीं हुई। याद करिए, मोदी जी ने सब उद्योगपति बुलाए थे और उनसे कहा आप बताइए आपके लिए मैं कानून में क्या संशोधन करूं। क्या मोदी जी ने कभी किसानों को बुलाया, खेत मजदूरों को बुलाया, किसान संगठनों को बुलाया, किसान यूनियन को बुलाया, स्टेक होल्डर्स को बुलाया, राजनीतिक दलों को बुलाया? अगर इन सब का जवाब नहीं में है तो बातचीत कहां हो रही है? दूसरी बात, जैसा एक और मित्र ने पूछा था, किसान यूनियन, जो भारतीय किसान यूनियन के नीचे 32 संगठन है, उन्होंने ये कहा, साफ तौर से कहा कि राजनीतिक दल हमारे आंदोलन में आकर हमारे साथ बैठेंगे तो भारतीय जनता पार्टी को दुष्प्रचार का मौका मिलेगा। राहुल गांधी जी हों या दूसरे विपक्ष के नेता हों, हमने इसे स्वीकारा है, परंतु हमारा राजनीतिक समर्थन, हमारा सामाजिक समर्थन, हमारा नैतिक समर्थन इस देश के अन्नदाता के साथ है। And also, Mr. Ghulam Nabi Azad and the other letter writers have been called for a dialogue. So what exactly is this way forward? I know it's an internal matter of the Congress party, but everybody is concerned whether we are going to see any progress or what is the way forward in this. First and foremost, I would like to say that on account of COVID protocols, Congress President was unable to physically meet on many issues for considerable amount of time. She has decided that starting tomorrow and over a period of next fortnight, she is going to meet and decide various organizational issues. This is not a meet of any specific group of leaders. This is not a meet of any dissenters or rebels, because we consider each leader, each worker of the Congress party as part of our family. And addressing the issues raised by some of the senior leaders, friends and colleagues, Congress party had already decided
to hold the elections to the post of President of the Indian National Congress. That process is currently underway. All the issues stood resolved with the announcement of the next election of the Congress President. So there are no internal issues of dissensions that are pending in the party of any nature. Bharatiya Janata Party continues to sometimes propagate such insinuations which our leaders do not believe in, including those who have written the letters. We are one family, we will stay united, we will work together, and we will work to strengthen the Congress Party. At this stage, I have no further comment. I guess I'm saying that he would like to be, he is the natural choice of the Congress Party and leaders and workers. But how do you go forward on this issue? Because this is going to be a crisis point. My dear friend, the President of the Congress Party would be chosen by the Electoral College of the Congress Party. Congress workers and Electoral College of the Congress Party, including its AICC members, will choose a person who is best suited for the post. It is my belief and belief of many overwhelming majority, 99.99% of Congress leaders and workers, that Shri Rahul Gandhi is the right person to lead the Congress Party and to take on the Modi government. He is perhaps amongst that rare brand of leaders who has fearlessly questioned the anti-people policies of the Modi government, endearing himself not only to Congress workers but to ordinary Indians. Yes, the election, madam, I'll just complete and then come. The election of the Congress President will be held as per the Electoral College. We certainly feel, and many people like me feel, that Shri Rahul Gandhi should lead the Congress Party from the front. Final call will be his. As and when I have more information on the issue, I will be happy to share it with you. कोविड की महामारी के चलते कुछ समय से कांग्रेस अध्यक्षा जी की 1-to-1 मीटिंग काफी नेताओं से या कार्यकर्ताओं से नहीं हो पाई थी। जूम पर या दूसरे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर हम लगातार बातचीत करते रहते हैं। कांग्रेस अध्यक्षा जी ने निर्णय किया है कि वो अगले 10 से 15 दिनों में और आने वाले समय में बहुत सारे मुद्दों पर, संसद का शीतकालीन सत्र क्यों नहीं हो रहा, किसान आंदोलन का क्या होगा, आने वाले चुनाव में कांग्रेस की क्या भूमिका होनी चाहिए, कांग्रेस किस किस पार्टीज के साथ किस प्रकार से अलायंस करेगी, और बहुत सारे और संगठनात्मक मुद्दे हैं। उन पर समय समय पर चर्चा अब होगी, अलग अलग नेताओं और कार्यकर्ताओं से होगी। अगर आपका इशारा यह है कि ये किसी नाराज साथियों से बैठक है, तो मैं केवल ये कहूंगा, कांग्रेस का हर नेता और हर साथी हमारे लिए महत्वपूर्ण है। वो हमारे परिवार का हिस्सा हैं, वो हमारे साथ हैं, और हम सब मिलकर एक होकर लोगों के लिए, देश के 130 करोड़ लोगों के लिए इकट्ठे होकर लड़ाई लड़ेंगे, बगैर किसी भेदभाव के और बगैर किसी विषमता और विचारों के मतभेद के। यही कांग्रेस परिवार की परंपरा रही है, और परिवार की मुखिया को, हर व्यक्ति को अपनी बात कहने का, अगर कोई तकलीफ या पीड़ा है उसे भी कहने का संपूर्ण अधिकार है, और वो अधिकार उनको हर समय मिलता भी है और मिलेगा भी। धन्यवाद। तो आप किसान महत्वपूर्ण नहीं है, मतलब आदरणीय मित्र, कांग्रेस कार्य समिति में कांग्रेस अध्यक्ष और कांग्रेस कार्य समिति ने निर्णय किया था कि कांग्रेस के नए अध्यक्ष के चुनाव की प्रक्रिया शुरू कर दी जाए। मुझे लगता है उसके बाद सारे मुद्दे वहीं समाप्त हो गए, जैसा उस समय कांग्रेस वर्किंग कमेटी की ब्रीफिंग में संगठन प्रभारी महासचिव श्री केसी वेणुगोपाल जी ने और मैंने आपको बताया था। उसमें कोई नई सूचना जोड़ने के लिए इस समय मेरे पास नहीं। ये सही है
कि कांग्रेस के अगले अध्यक्ष का चुनाव कांग्रेस का इलेक्टोरल कॉलेज, एआईसीसी के मेंबर्स और कांग्रेस के कार्यकर्ता और नेता करेंगे। वो प्रक्रिया इस समय चल रही है इलेक्शन अथॉरिटी, सेंट्रल इलेक्शन अथॉरिटी की तत्वाधान में, और जैसे ही वो तारीख का निर्णय करेंगे अगले कुछ दिनों में, तो जो भी मिस्त्री जी बताएंगे वो हम आपको सूचित कर देंगे। ये भी सही है कि मेरे समेत कांग्रेस के 99.9% साथियों का ये मानना है कि श्री राहुल गांधी, जिन्होंने निर्भीकता से न केवल कांग्रेस कार्यकर्ताओं के साथ कंधे से कंधे मिलाकर वर्षों से कार्य किया है, परंतु मोदी सरकार को निडरता और निर्भीकता से उनसे लोहा लिया है, जनता के मुद्दे उठाए हैं। वो लॉकडाउन हो, वो प्रजातांत्रिक संस्थाओं पर हमला हो, वो किसानों के अधिकारों पर हमला हो, राहुल गांधी जी ने सबसे आगे बढ़कर लोहा लिया है और कांग्रेस का नेतृत्व करने के लिए वही एक सांझे उम्मीदवार हैं। परंतु इलेक्टोरल कॉलेज निर्णय करेगा और सबको अधिकार है कि वो अपना अपना नामांकन पत्र भर सकते हैं। आखिर में निर्णय जो है वो कांग्रेस के इलेक्टोरल कॉलेज के सदस्य करेंगे। धन्यवाद।